किसान ऑफ इंडिया में आपका अभिनंदन। आज शनिवार है तो शुरू करते हैं किसान की बात किसान के साथ। किसान ऑफ इंडिया में आपका अभिनंदन। इस वक्त हम खड़े हैं गाजियाबाद जिले के जलालपुर गांव में और आज आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो गेहूं और गन्ना दोनों की खेती एक साथ करते हैं और इन दोनों फसलों की कटाई का समय चल रहा है, कटाई का सीजन चल रहा है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि इन दोनों परंपरागत फसलों में उन्हें किससे ज़्यादा मुनाफा होता है और जब ये तय करने का वक्त होता है कि गेहूं की बुआई ज़्यादा करनी है या गन्ना की बुआई ज़्यादा करनी है तो क्या सोच करके वो फैसला लेते हैं। तो आपकी मुलाकात करा रहे हैं विनय कुमार जी से। विनय कुमार जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। और विनय जी, ये बताइए कि आप कितने एकड़ में खेती करते हैं? जी, मेरे पास 5 एकड़ है। और इसमें से गन्ना कितने में है और गेहूं कितने में है? अब मेरे पास 4 एकड़ गन्ना है, 1 एकड़ गेहूं है। तो गन्ने की खेती जो आप 4 एकड़ में करते हैं उसका अनुभव हमें बताइए, कैसे करते हैं, क्या फायदा होता है और क्या लागत आती है? सबसे पहले तो खेत को आप अगर रो खेत मिलता है तो आपको 3 से 4 बार की जुताई करनी पड़ती है। उसके बाद आपको बीज तैयार करना होता है, उसका शोधन करना होता है, उसके बाद आपको बुआई करनी होती है। जुताई में करीब 5,000 रुपये एकड़ का खर्चा आता है। बीज का खर्चा आता है आपका 6 क्विंटल पर बीघा, जो कि हो गया 30 क्विंटल पर बीघा। तो उसकी कॉस्टिंग लगाएंगे तो आप करीब 10 से 15 हज़ार का बीज लग गया, 5 से 7 हज़ार की जुताई आ गई। डीएपी पेस्टिसाइड का भी खर्चा आता है। उसके बाद उसकी फिर खुदाई है, निराई है, गुड़ाई है, बंधाई है। तो इसमें कोई विशेष बचत है नहीं। ये है कि हर साल का आपको अपना काम निकालना है। आपको भी काम चाहिए मेंटली फिजिकली। और सबसे समस्या की एक बात आती है कि ज़्यादा ऑप्शन आपके पास होते नहीं है एक बेल्ट में। सपोज वेस्ट यूपी गन्ने की बेल्ट है तो आपको गन्ना ही लगाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ प्राकृतिक और कुछ आदमी के अपने सोर्सेज होते हैं जिससे वो बाहर नहीं जा सकता। तो इसका फायदा विनय जी आपको कितना मिल पाता है? जैसे कि अगर आपने लागत की बात बताई, अगर हम ये बोलें कि प्रति क्विंटल कितना गन्ना हो जाता है? 1 एकड़ में, या मैं तो पर बीघे का हिसाब पहले बता दूं, 1 बीघा में 60 से 80 क्विंटल बीघे का गन्ना आपका निकलता है, जो कि अगर आप 70 का औसत लगा लें तो 20 से 24 हज़ार रुपये बीघे का गन्ना आ गया आपका। इसको आप एकड़ पे ले जाओ तो ये आपका हो जाएगा 1 लाख से 1,10,000 रुपये बीघा। इसमें जो कॉस्ट आती है वो 1 बीघे की लगभग 17,000 रुपये पर बीघा आ जाती है। 17 के हिसाब से आप इसको एकड़ पे ले जाओ तो ये आ जाएगी 80 to 85,000 की, 80 से 85,000 की। अब इसको आप देखते हैं तो एकड़ में आपका खर्चा कट के आपको मिलते हैं 25 से 40,000 रुपये बीघा एकड़। और ये 25 से 40,000 रुपये बीघा जो एकड़ आपको मिलता है, जो मुनाफा की बात आप कर रहे हैं, वो कितने दिनों में मिल पाता है? वो आपका पूरे 1 साल बाद। अभी अगर पिछले सत्र की पेराई सत्र की बात करें तो 2019-2020 का जो पेराई सत्र है उसका पेमेंट अभी कल परसों ही शुगर मिल ने रिलीज़ किया है। क्या हर किसान, गन्ना उत्पादन करने वाला हर किसान अपना गन्ना सीधे मिल में बेचता है या इसकी एक प्रक्रिया है? इसकी भी एक प्रक्रिया है। अगर आप शुगर मिल से पिछले 10 या 5 साल से लगातार शुगर मिल को ही आप गन्ना देते हैं तो ही आपकी सप्लाई बनती है। सप्लाई ये होती है कि अगर 1 बीघे में आपका 50 से 70 क्विंटल गन्ना होता है तो अगर आप कंटिन्यू में सप्लाई करें तो आप शुगर मिल आपका गन्ना लेगा, अदरवाइज़ नहीं लेगा। कुछ जो बड़े किसान हैं वो चूँकि उनको गेहूँ कम बोना होता है, लेबर होती है, तो वो उसको मैनेज कर लेते हैं। तो अधिकतम गन्ना जो बड़ा किसान है जैसे कि 10 एकड़ का, वो तो डालता है, उसका तो सारा गन्ना 100% शुगर मिल उठाती है क्योंकि सप्लाई उसकी है। छोटा किसान क्या होता है कि उसको सारे काम देखने होते हैं, लेबर की मैनेजमेंट नहीं है और ना संसाधन है उसके पास। तो शुगर मिल पे जो छोटा किसान है वो आधे से कम ही गन्ना
शुगर मिल पे डाल पाता है। वजह ये है कि पेमेंट 1 साल बाद आता है। उसको खर्चे अपने रोज़ के निकालने होते हैं, तो वो खांड सारी या जो लघु उद्योग में आता है, गुड़ बनाना, शक्कर बनाना, छोटे-छोटे प्लांट होते हैं गाँव में 2 या 4, उन पे उसको कैश मिल जाता है। लेकिन उधर उसको अगर आप शुगर मिल के रेट की बात करते हैं तो 320 है। लेकिन कोल्हू बोलते हैं जिसको जो गाँव में प्लांट हैं छोटे-छोटे, उनका कोई रेट नहीं होता। गन्ना कम आ गया, रेट बढ़ा दिया। उनके पास गन्ने की सप्लाई अगर ज़्यादा आ गई तो रेट घटा दिया। तो ये 200 से लेके 240 तक इस साल रेट रहा। अगर आप 200 या 240 पे डालते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ लागत ही आपकी निकल पाएगी। ये है कि आप भूखे नहीं मरोगे, आप सिर्फ खाना खाओगे और खेत में काम करने के लिए लायक आप जियोगे बस। तो खेती से आय बढ़ाने के लिए विनय जी आखिर क्या करना चाहिए किसानों को? आप तो गेहूं भी उत्पादन करते हैं, तो गेहूं 1 एकड़ में गेहूं में कितनी लागत आती है और कितना उत्पादन हो जाता है, कितनी कमाई हो जाती है? असल में गेहूं की बेल्ट वेस्ट यूपी में है नहीं, पंजाब में है। यूपी में तो आदमी पर्सनल खपत या अपने इस्तेमाल के लिए ही बो पाता है। इसमें आप अधिकतम आपकी 4 क्विंटल पर बीघा आएगी, जो कि 20 क्विंटल पर एकड़ बैठती है। और जैसे कि पंजाब की बात करें तो उधर कंबाइन है, बोने के लिए भी उनके पास बड़े-बड़े इक्विपमेंट हैं, क्योंकि खेत उनके बड़े हैं, 20 एकड़, 10 एकड़। अब यहाँ पे क्या है कि 1 एकड़ का तो बहुत बड़ा खेत हो जाता है, जो कि है नहीं, बहुत लोगों के पास तो आधा एकड़ है। तो उसमें ये है कि किसान ना तो वो बड़े इम्प्लीमेंट यूज़ कर पाएगा ताकि उसकी कॉस्ट कटिंग हो। कॉस्ट कटिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे आपकी इक्विपमेंट आप उसको चला पाएँ, उसको खरीद पाएँ, उसको मेंटेन कर पाएँ। तो वेस्ट यूपी में तो सिर्फ गन्ना बेल्ट ही है, गेहूँ का इधर विशेष रुझान नहीं है। अपने इस्तेमाल के लिए तो किसान बोएगा, 1 एकड़, आधा एकड़ इस तरह से। और उसमें लागत की बात करें तो 1 बीघा में करीब 1000 की लागत आती है और करीब-करीब 7 से 8,000 रुपए का गेहूँ उत्पादन होता है। और उसमें 25 से 40% उसको लेबर को देना होता है, जो उसको काटते हैं। और जो मशीन आती है थ्रेश करने के लिए, जो गेहूँ को निकाल के उसको साफ़ करके देती है, तो किसान को गेहूँ में आधा ही बचता है। इसलिए वेस्ट यूपी में किसान गेहूँ की ओर नहीं चलता। और जो आपने अपने खेत में जो गेहूं की फसल की है, वो गेहूं की कौन सी किस्म है? जी, सबसे पहले जो खाने के लिए जो उत्तम मानी जाती थी वो थी 26। उसके कुछ आगे का भी है, वो तो नहीं पता, पीछे का ही नंबर है 26। लेकिन चूँकि उसमें रोग आ गया, क्योंकि बहुत पुरानी वैरायटी हो गई, तो अब हमारे यहाँ पे ज़्यादातर 303 वैरायटी किसानों ने लगाई है, जो खाने में भी है और उसका उत्पादन 26 के मुकाबले करीब 40% ज़्यादा है। तो ये जो नई वैरायटी आई है, ये कितने दिन में गेहूं की पूरी फसल तैयार हो जाती है? ये करीब 140 से 150 दिन की फसल है। तो जब ज़्यादा वक्त लेता है, तो इसमें दूसरी फसल जो है वो आप किस चीज़ की करते हैं, गेहूं के खेत जब खाली होता है? गेहूँ के खेत के बाद फिर किसान के साथ वही समस्या आ जाती है कि रकबा कम है। अगर किसी के पास रकबा ज़्यादा है तो गेहूँ काटने के बाद ना तो कायदे से वो उसका टाइम होता गन्ना लगाने का, लेकिन हाँ, वो धान उत्पादन कर सकता है। और वो भी हमारे यहाँ पे धान भी पर्सनल यूज़ के लिए ही लोग लगाते हैं, क्योंकि उसका अगर 1 एकड़ गेहूँ का खेत खाली हुआ है तो गन्ना का जो उपयुक्त समय है वो है अक्टूबर। अक्टूबर में आप नहीं बो पाते तो आपका फरवरी मार्च। और अगर आप फरवरी मार्च से अगर आप बाद में बोते हैं तो आपकी लागत ज़्यादा आएगी, उत्पादन गन्ने का कुछ नहीं होगा। उससे क्या होता है कि मिल को एक रिकवरी, एक स्टेटमेंट है कि भाई कितने क्विंटल गन्ने से कितनी चीनी बनी। तो जितना आप लेट गन्ना बोएंगे उतनी ही शुगर मिल की रिकवरी घटेगी। तो मिल भी यही चाहता है कि समय से गन्ना बोए ताकि उसकी रिकवरी अच्छी आए और वो किसानों को समय से पैसा दे पाए। तो विनय जी ये बताइए कि किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? किसानों की आय बढ़ने का जो मेरी समझ है, जो ट्रेडिशनल खेती चल रही है, ये मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम उत्पादन किसान ले रहा है। इससे ज़्यादा उत्पादन शायद नहीं ले पाएगा, क्योंकि कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि हमेशा रहेंगे, जैसे कि मौसम है, खरपतवार है, आजकल गाय वगैरह जो पशु हैं, जो जंगली पशु हैं वो भी हैं।
तो ये सारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे। लेकिन इस समय किसान अधिकतम उत्पादन ले रहा है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक गन्ने की बात है, अगर रिकवरी की बात करते हैं तो एक एक क्विंटल से 10 से 12 किलो चीनी निकलती है। अगर शुगर मिल 320 रुपये का पेमेंट कर रही है, शायद वो भी इससे ऊपर नहीं जा सकती। अगर जाएगी तो फिर यही समस्या आएगी कि पेमेंट नहीं होगा। शुगर मिलें सरकार पे दबाव बनाएंगी और कहेंगी कि हमको कुछ सॉफ्ट लोन दीजिए ताकि हम पेमेंट करें। अल्टीमेटली ये है कि जो गन्ना है इससे किसान का ना तो भला हो सकता है। अब अधिकतम उत्पादन है, अधिकतम मूल्य है, इससे ज़्यादा और होगा क्या। अब या तो ये है कि किसान अपना तरीका बदले, किसानी का कुछ फल उगाए, सब्जी उगाए, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि उसके लिए बाउंड्री चाहिए, फेंसिंग चाहिए। अब अब एक साथ अगर किसान आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा असंभव है कि किसान एक साथ आए और 150 एकड़ की फेंसिंग करे, बाउंड्री करे, ताकि वो फल और सब्जियां उगाए, लेकिन वो संभव नहीं है। ऐसा ही चलेगा। अब तो सरकार को देखना है कि करना क्या है। इसके ऊपर ये 3 जो कानून लाए हैं सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकली छोटे किसान पे बात करें तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम नंबर के हिसाब से बात करें तो पहला कृषि कानून है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होता ये है कि मार्केट अप एंड डाउन होता है, किसान की फसल की ग्रेडिंग भी अच्छी आएगी, कभी ख़राब भी आएगी। उसके लिए अगर मेज़रमेंट सही होंगे तो ही ये आपस में उनका चल पाएगा, अदरवाइज़ उनकी कन्फ्लिक्ट होगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। नंबर 2 कानून है कि किसान अपना उत्पाद जो है उसको कहीं भी ले जाए। सपोज़ मैं एक खुद किसान हूँ, 5 एकड़ मैंने धान लगाया, 5 एकड़ में मेरी उपज आई 20 क्विंटल, 1 एकड़ में 20 क्विंटल मेरी फसल आई, तो मैं उसको जो मेरी लोकल मंडी है वहीं पे ले जाने के लिए संसाधन है मेरे पास। उसको मैं ऐसा नहीं है कि बंगाल ले जाऊं या फिर नरेला ले जाऊं दिल्ली मंडी, उधर फ्रेट कॉस्ट मेरी आएगी, उसको कौन देगा। फिर रास्ते में कोई कैजुअलिटी होती है तो उसको कौन देखेगा। आजकल पॉपुलेशन कम है तो किसानी में घर से एक ही आदमी काम करता है जो कि मेन है। अगर उसको कुछ होता है तो आदमी भाई ये भी सोचता है कि कम मिल जाए लेकिन मैं ठीक रहूं, तो ये भी फेल हो गया क्योंकि आपकी कंडीशन है कि आपको लोकल मंडी में ही देना है। उसकी मजबूरियां मैंने आपको बता दी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी मैंने आपको बता दी कि एक साथ अगर मैंने कोई भी सपोज़ ये आप है ना गेहूं को दिखाएंगे तो गेहूं खुले आसमान के नीचे है। आज अगर हवा चल रही हो, मैंने पानी इसमें लगाया तो ये गिर जाएगा। अगर गिरेगा तो दाना इसका बारीक पड़ जाएगा, कुछ काला भी पड़ेगा। तो जिसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो कहेगा कि इसमें तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं हुई। अब किसान ने तो अपनी ओर से अच्छा कर लिया, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल तो जहाँ पे आप फैक्टर को अपने कंट्रोल में रखेंगे वहीं हो पाएगी ग्रेडिंग, क्वालिटी कंट्रोल। खुले आसमान के नीचे किसान की फसल की क्वालिटी मौसम के हिसाब से तय होती है, ना कि किसान की मेहनत के हिसाब से। तीसरा फैक्टर है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी स्टोर कर ले, हमारे देश में खाद्यान्न में अनाज कई करोड़ टन खराब होता है, स्टोरेज नहीं है। सरकार के पास पैसा नहीं है, किसान के पास पैसा नहीं है कि वो स्टोर करने के लिए गोदाम बना ले। उसके लिए प्राइवेट प्लेयर आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन वो उसका मिसयूज़ भी करेंगे। अभी तो ये किसान कानून किसान ही लड़ रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए बता दूं मैं कि किसान तो अपने लिए उगा लेगा, लेकिन जो शहर की आबादी है, अगर ये नियम लागू होता है तो अगर कोई व्यक्ति कितना भी भंडारण करता है, और मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर कोई रेट अगर 1 रुपये किलो कोई चीज़ है और उसका वो 200% भी रेट मार्केट में ऊपर जाता है, 200 भी है, तो सरकार उसको बाध्य नहीं कर सकती कि वो अपना स्टॉक बाहर लेके आए मार्केट में ताकि रेट को कंट्रोल किया जा सके। तो किसान तो अपना काम चला लेगा, लेकिन जो शहरी आबादी है वो कैसे करेगी। उसको तो उसी रेट पे ही लेना है जिस रेट पे जिसने स्टोर किया है वो अपने चीज़ को बेचेगा। तो इसमें अल्टीमेटली जो शहरी आबादी है अभी उसको नहीं पता कि ये नियम क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। किसान समझ रहा है, वो अपनी भाई लड़ाई लड़ रहा है, बाकी समय बताएगा कि होगा क्या। तो आज अभी जो इन्होंने कहा वो कृषि कानूनों को लेकर के कहा है। कृषि कानूनों को लेकर के सरकार की अपनी दलील है कि ये कानून
किसानों के हित में है और कृषि कानूनों को लेकर के आंदोलनकारी किसान संगठनों का लगातार ये कहना है कि जब तक एमएसपी कानून नहीं बन जाता और मौजूदा तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते, तब तक किसानों का हित जो है वो हितों को नहीं साधा जा सकता, तब तक किसानों की मांग जो है वो पूरी नहीं हो सकती, उन्हें फायदा नहीं पहुंच सकता। यही बात अभी विनय जी ने भी कही और विनय जी ने साथ ही हमें गन्ना और गेहूं इन दोनों परंपरागत फसलों से होने वाले नफा नुकसान के बारे में बताया, इसकी लागत के बारे में बताया, इससे आय के बारे में बताया और नतीजा हम देख रहे हैं, इनसे विनय जी की बातों से सामने आ रहा है कि जो खेती का परंपरागत तरीका है उससे किसानों को अब भविष्य में बहुत ज़्यादा लाभ होने की गुंजाइश नहीं है। वजह यह है कि जो उत्पादन में हो सकता है वो अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका है और जो चीनी मिलें भुगतान कर रही है वो भी अधिकतम मूल्य तक पहुंच चुकी है। तो कठिन है बहुत डगर। आपको मैंने बताया कि जो गन्ना है, गेहूं है या धान की है जो फसल, उन फसलों से पर निर्भरता जो है किसानों की वो अब मुश्किल दौर में जाने वाली है। इन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। अपनी लड़ाई भारत के मेहनत का किसान ऑफ इंडिया हमेशा से लड़ते रहे हैं और ये लड़ाई अभी इन्हें और लड़नी है। धन्यवाद विनय जी, आपसे बहुत ज़्यादा जानकारी मिली जो देश के किसान भाइयों के लिए भी काम की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।